वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो मेरे वीडियो को लाइक किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपका रिस्पांस देख करके मुझे भी खुशी हुई कि आप लोग टेंस पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बिल्कुल आपसे ये रिक्वेस्ट है, बिल्कुल अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पास्ट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस और इन सिंपल जो इंडेफिनिट था, इनका मैंने पहले वीडियो में बना चुका है। यदि आपको यह वीडियो नहीं मिला है, यदि आप नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लें। बिल्कुल आपको इसका और भी जो पार्ट बनाया हो प्रेजेंट टेंस का वह भी आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हूँ, उसका लिंक दिया हूँ। बिल्कुल आप जा करके विजिट करें, उससे आपको बिल्कुल इसका वीडियो दिख जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पास्ट परफेक्ट टेंस, मैंने पहले ही हेल्पिंग वर्ब के जो टेबल था उसमें बता चुका था कि परफेक्ट का मतलब होता है कि वर्ब का कंप्लीट होना, किसी भी क्रिया को पूर्ण होकर के दिखाना, पूर्ण हो चुका है यह बताना, ये परफेक्ट टेंस का है। किसी भी परफेक्ट के बारे में बात करें, चाहे आप फ्यूचर के बारे में बात करें, प्रेजेंट के बारे में बात करें या पास्ट के बारे में बात करें, ये तीनों टेंस में परफेक्ट का मतलब कार्य का पूर्ण हो जाना वाक्य में बताता है। जहां पे कार्य का पूर्ण हो जाना बताता है मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ये भी बताया था मैं। तो चलिए इसी के बारे में आज पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर बताता हूं मैं। सबसे पहले में सब्जेक्ट रह गए तो सभी में होते आ रहा है। बस हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस ये आएगा कि वर्ब का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट बताया मैं, कंप्लीट हो जाना मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म बताता है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स तो रहते ही। तो बस हमारे न्यू थिंग क्या है हमारे लिए इस पास्ट परफेक्ट टेंस में, हेल्पिंग वर्ब इज हैड एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये टू थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम लास्ट वीडियोस, लास्ट टेंस। चलिए इसके हिंदी पहचान के बारे में बता चुका हूं, सीधा उदाहरण पे चलते हैं, एग्जांपल्स पे चलते हैं। यहाँ वह रायपुर जा चुका था, मतलब समय है, वो भूतकाल है ना। और वह रायपुर जा चुका था मतलब पूरा हो चुका है, वो क्रिया है, जा चुका था। वे मैच जीत चुके थे, खेल रहे थे, खेल है, कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया और जीत भी गए। तो यहाँ पे वर्ब का क्रिया जो है वह पूर्ण हो चुका है, यह बता रहा है। वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, यह भी दिख रहा है। इस बात का ध्यान रखते हुए चले। मैं अपना गृह कार्य कर चुका था, मेरा जो होमवर्क है मैंने उसे कंप्लीट कर चुका था, तो यह भी इसका पहचान है, इसे ध्यान में रखते चलेंगे। चौथा एग्जांपल में देखते हैं, उसने परीक्षा पास नहीं की थी। मैंने पहले ही बताया पहले वीडियो में कि भाई आपको निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको एग्जांपल में मिलेंगे जिसको आपको कंप्लीट करके देना है। ये एग्जांपल आपके लिए दिया गया है। उसने परीक्षा पास नहीं की थी, क्या उसने खाना पकाया था? तो इस प्रकार से ऐसे सेंटेंस हैं जो निगेटिव और इंटेरोगेटिव है, उसको भी आपको सॉल्व करके बताना है। कमेंट में मुझे आंसर को भेजना है। ठीक है, चलिए रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ते हैं इसके बारे में। पहले एग्जांपल को सॉल्व करते हुए, रूल्स है, नियम है, वह रायपुर जा चुका था, इसके हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो वह कौन जा रहा था, कौन जा चुका था रायपुर, वह, तो वह है, इसकी वजह से इसका इंग्लिश जो है वह ही होता है। तो वह सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, कर्ता वही है, तो इसीलिए सब्जेक्ट हमारा ही। और आगे बढ़ता हूं तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा, अभी बताया मैं, हैड। इसमें हैड या हैव या वो सब डबल नहीं दिया, इसकी वजह से कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में भी हुआ था, उसमें भी केवल आपको डिड दिया था, प्रेजेंट की तरह कंफ्यूज होने वाली बात नहीं थी। इसमें केवल सिंगल दिया हैड, तो हैड ही लगाना है, चाहे कोई भी करता रहे, कोई भी आपका सब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, उसी तरीके से वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो मतलब होता है जाना, लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म बोला है बच्चों। तो अभी मैंने इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट बताया था, गो, वेंट, गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, गॉन। और ऑब्जेक्ट कहाँ जा चुका था, वह रायपुर जा चुका। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इन तीनों चारों चीजों को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ से
चुन लेते हैं और उसके बाद इसे स्ट्रक्चर में रख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको अपना वोकेबुलरीज बढ़ाना है। इंग्लिश में किसे क्या कहा जाता है ये ज्यादा ध्यान रखना है। तो जब तक आप इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं तब तक ये समझेंगे कैसे आपको याद रहेगा कि अंग्रेजी में क्या बोला जाता है किसे, है ना। तो बिल्कुल आपको बार बार ध्यान में रहे कि आप कहीं से भी जब भी समय मिले अंग्रेजी पढ़ते रहें, इंग्लिश की रीडिंग करते रहें, ताकि आपको उसके मीनिंग्स है वो याद रहे, है ना। आजकल तो 100-150 रुपए में बिल्कुल एक छोटी सी पॉकेट डिक्शनरी भी आती है। आप बिल्कुल डिक्शनरी रीडिंग करते हैं तो आपका वोकेबुलरीज है, वह शब्दकोश जो बोलते हैं वह आपका दिमाग का बढ़ा रहेगा, बिल्कुल आपके लिए ईजी हो जाएगा। केवल इंग्लिश के शब्द ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था, इसका ट्रांसलेशन करके बता रहा हूं। ही हैड गॉन टू रायपुर, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, टू रायपुर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमारा हिंदी वह रायपुर जा चुका था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ही हैड गॉन टू रायपुर। आगे हम निगेटिव बनाते हैं बच्चों। निगेटिव क्या हो जाएगा इसका? निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का, सॉरी यहाँ पे सेकंड लिख दिया हूं, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होता इसमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो इस प्रकार से हमारा चेंजेस क्या हुआ? केवल वर्ब का हेल्पिंग वर्ब है वह हैड रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ये मिस्टेक है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि ये दिस इज मिस्टेक, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखाएगा यहाँ पे। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ही हैड नॉट गॉन टू रायपुर, ही हैड नॉट गॉन टू रायपुर। चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करूं प्रश्नवाचक वाक्य में, तो इसका हेल्पिंग वर्ब सामने में आ जाएगा हैड और यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदरवर्स और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा हैड ही गॉन टू रायपुर, क्या वह रायपुर जा चुका था? तुम्हें जब भेजा घर में गए, तुम वहां गए क्या, तो तब तक वहां रायपुर जा चुका था क्या? तो इस प्रकार से आपका ये ट्रांसलेशन होता है बच्चों। तो बाकी का ट्रांसलेशन आपको करना है। आपको ये तीनों सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बाकी चारों का आपको बना के बताना है और ये सबको क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल आप अपने नोट्स में, अपने जो कॉपी है उसमें नोट करते चलें। ये जो टेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। चलिए आगे पास्ट परफेक्ट के बाद आपका आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके रूल्स और रेगुलेशंस को देखते हैं बच्चों। इसका स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन। मैंने पहले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था, प्रेजेंट का जब पढ़ रहे थे तो प्रेजेंट में हैड प्लस बीन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। उसमें बीन लगा रहता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में और कंटिन्यूअस होने की वजह से वर्ब का एनजी फॉर्म लगाना है। ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, आपको समय सूचक शब्द यहाँ पे उपयोग करना है, सिंस या फॉर, और जो समय वाक्य में दिया रहेगा उसे टाइम को हमें यहाँ पे लिखना है और लास्ट में और कोई शब्द बच जाते हैं तो उसे अदर वर्ड्स में एंटर करना है। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। हिंदी पहचान मैंने हेल्पिंग वर्ब में बता दिया था। एग्जाम्पल में देख ही लेते हैं। वह सुबह से किताब पढ़ रहा था, समय सूचक शब्द के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे। समय सूचक शब्द यहाँ पे सुबह समय बताया गया है, तो वह सुबह से किताब पढ़ रहा था। तो ये हमारा हिंदी वाक्य हो गया बच्चों। उसी तरीके से और एग्जाम्पल और उदाहरण देखते हैं। क्या वह सुबह से रो रहा था? ये दूसरा वाक्य हो गया। उसी तरीके से तीसरा वाक्य, हम इस मकान में 1980 से रह रहे थे। सन 1980 के बारे में बात कर रहे हैं, समय है ना। तो हम इस मकान में 1980 से रह रहे थे। अब दूसरी जगह चला गया, बात अलग है, लेकिन इस मकान में जो इसको हम दिखा रहे हैं, इस मकान में हम बहुत समय से रह रहे थे। तो समय सूचक बताया, समय शब्द दिया गया है समय। रोहित कल से सो नहीं रहा था, छोटा बच्चा है, रो रो के परेशान कर दिया है, कल से सो नहीं पा रहा है। इस प्रकार से ऐसे शब्द हैं, ऐसे वाक्य हैं जिनसे हमें पहचानना है और उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे पांचवा है, 3 साल से वर्षा हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साल 3 वर्ष है, यहाँ पे समय सूचक शब्द है। तो इस प्रकार से हमें इन शब्दों का, इन वाक्यों का हमें बढ़िया ध्यान दे करके इन्हें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्हें चेंज करते हैं। मैंने पिछले प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस में बता दिया था कि सिंस या फॉर कहाँ कहाँ पे लगाना है। सिंस है निश्चित समय को दर्शाने के लिए, फिक्स टाइम को दर्शाने के लिए, सप्ताह, महीने और साल के वर्ष के जो अंक होते हैं, नाम होते हैं, उनके लिए आपको दर्शाने के लिए, घड़ी की जो सुइयां होती है, वो घंटे होते हैं, उनके दर्शाने के लिए सुबह शाम ये निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं। और बाकी सामान्य जानकारी देने के लिए जैसे 10 मिनट, 2 घंटे, ऐसे है ना। तो ऐसे शब्दों के लिए यहाँ पे 3 साल दिया गया है। अब ये 3 साल कौन सा साल है ये पता नहीं है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखें, यहाँ पे फॉर लगाना है। ये अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाया जाता है और जो समय दिया रहेगा उस समय में हमें टाइम की जगह उस जगह पे लगाना है, टाइम लिखना है ना, फिर अदर वर्ड्स। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। रूल्स रेगुलेशंस, वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, उसमें से हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को छांट लेते हैं। सब्जेक्ट ही हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म रीड है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, रीड, उसका आईएनजी फॉर्म रीडिंग हो जाएगा। सिंस या फॉर में से हमें बताया मैंने, यहाँ पे सिंस लगेगा, निश्चित समय दिया गया है क्योंकि मॉर्निंग टाइम है। टाइम क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे मॉर्निंग लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बुक। तो इस प्रकार से ये सब हमें इंटर करना है। चलिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेता हूं मैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसका बनेगा he had been reading book since morning. He had been reading book since morning. ऑब्जेक्ट है वह वर्ब के आईएनजी फॉर्म के बाद लगना है, उसके बाद since लगाना है, उसके बाद टाइम लिखना है, और कुछ बच जाता है तब अदर वर्ड्स में लिखेंगे। ये हो गया बच्चों, वह सुबह से किताब पढ़ रहा था। इसका हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन ही हैड बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। इसका निगेटिव सेंटेंस बनाता हूँ। निगेटिव में क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य है, उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लेते हैं। बस इसमें डिफरेंस ये है कि आपको बिन से पहले आपको नॉट लगाना है। क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस हैड रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड है, उसके बाद नॉट लगाओगे, उसके बाद आपको बिन लिखना है। यही अंतर मैंने पिछले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बताया था। इसी बात को ध्यान रखना है, बच्चे इसी में गलतियां करते हैं। हैड प्लस नॉट प्लस बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम और अदर वर्ड्स। तो इसी का ट्रांसलेशन करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा ही हैड नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। बस चेंजेस मैंने क्या किया, नॉट लगाया कहां पे, हैड और बीन के बीच में, हैड और बीन के बीच में मैंने नॉट लगाया। यही हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आगे बताता हूं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सामने में रख करके आपको बाकी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। बस यहाँ पे मैंने जैसे निगेटिव सेंटेंस में बताया कि हैड के बाद ही नॉट लगाना है, हैड और बीन के बीच में लगाना है, उसी प्रकार से हैड बीन बाहर में नहीं आएगा, आपको केवल हैड को सामने में रखना है। हेल्पिंग वर्ब का हैड ही बस सामने में रहेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के समय में बीन अपने जगह पे रहेगा, बीन को कहीं पे भी लाना ले जाना नहीं है। ठीक है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम, अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन, इसका सेंटेंस हो जाएगा, had he been reading book since morning? Had he been reading book since morning? क्या वह सुबह से किताब पढ़ रहा था? ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों बच्चों, मैं बोलने वाला था, यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है, पहली बार देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा, आपके लिए यूजेबल था, तो बिल्कुल लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि और आने वाले वीडियोस हैं उनका लिंक आपको, नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए।